आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खी। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए चल रही वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में शाम 5 बजे तक 58.22% और झारखंड में 67.59% वोटिंग हुई। बता दें कि दोनों राज्यों के नतीजे 23 नवंबर को जारी किए जाएंगे। देश के दो चुनावी राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग तो खत्म हो गई है और इसी के साथ अब एग्जिट पोल भी आने शुरू हो गए हैं। पहले बात करें झारखंड की, तो झारखंड को लेकर सामने आए लगभग सभी एग्जिट पोल्स में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की जीत के अनुमान लगाए गए हैं। मैट्रिक्स एग्जिट पोल्स में एनडीए को झारखंड की 81 सीटों वाली विधानसभा में से 42 से 47 सीटें, जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 25 से 30 और अन्य को 1 से 4 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं पीपल्स प्लस के एग्जिट पोल्स में एनडीए को 42 से 48 सीटें और इंडिया गठबंधन को 16 से 23 सीटें मिलने के अनुमान हैं। इसके अलावा एक्सिस माय इंडिया ने बाकी एग्जिट पोल से उलट झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान लगाया है। सर्वे में इंडिया गठबंधन को 53 और एनडीए को 25 सीटों पर जीतते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को 2 और अन्य को 1 सीट दी गई है। वहीं चाणक्य स्ट्रेटजीज ने झारखंड में 45 से 50 सीटों पर एनडीए, इंडिया गठबंधन को 35 से 38 और अन्य को 3 से 5 सीटों पर बढ़त दिखाई है। टाइम्स नाउ जेवीसी ने झारखंड की 40 से 44 सीटों पर एनडीए, 30 से 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन को आगे दिखाया है और अन्य को 1 सीट पर बढ़त दिखाई है। आपको बता दें कि यह केवल सर्वे के आंकड़ों से बताए गए एग्जिट पोल्स हैं, नतीजे इससे अलग हो सकते हैं। अब बात करें महाराष्ट्र के एग्जिट पोल्स की, तो अधिकतर सर्वे राज्य में एक बार फिर महायुति गठबंधन की सरकार बनने की संभावना जता रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 145 है। मैट्रिक्स सर्वे एजेंसी ने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 150 से 170 पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को बढ़त दिखाई है। वहीं 110 से 130 सीटों पर कांग्रेस और उसके गठबंधन की पार्टियां आगे हैं। अन्य को 8 से 10 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा पीपल्स प्लस के पोल में महायुति को 182 और महाविकास अघाड़ी को 97 सीटें दी गई हैं। वहीं चाणक्य स्ट्रेटजीज ने बीजेपी वाले महायुति गठबंधन को 152 से 160, महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 130 से 138 और अन्य को 6 से 8 सीटों पर बढ़त दिखाई है। पी मार्क ने महायुति को 137 से 157 सीटें और महाविकास अघाड़ी के 126 से 146 सीटें जीतने का अनुमान लगाया है। लोकशाही मराठी रुद्र सर्वे ने एनडीए को 128 से 142, एमवीए को 125 से 140 और अन्य के 18 से 23 सीटों पर जीतने का अनुमान जताया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में टाइम्स नाउ जेवीसी ने एनडीए को 150 से 167, एमवीए को 107 से 125 और अन्य को 13 से 14 सीटों पर आगे दिखाया है। अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के एग्जिट पोल्स की, तो इस उपचुनाव को लेकर भी मैट्रिक्स ने अपना एग्जिट पोल जारी कर दिया है और एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त दी गई है। एग्जिट पोल के अनुसार यूपी में एनडीए को 7 सीटों पर बढ़त दिख रही है, जबकि समाजवादी पार्टी कुल 2 सीटों पर आगे बताई जा रही है। आपको बता दें कि यूपी की ये 9 सीटें कितनी महत्वपूर्ण हैं, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बुधवार को महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की वोटिंग में सबसे अधिक चर्चा यूपी की 9 सीटों की रही। वीमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में भारत ने चीन को 1-0 से हराकर ये खिताब जीत लिया है। आपको बता दें कि यह फाइनल मैच बिहार के राजगीर में खेला जा रहा था। फाइनल मैच में भारत के लिए दीपिका ने तीसरे क्वार्टर के शुरू होते ही मैच के 31वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके चीन पर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी थी। वहीं मैच के आखिरी वक्त में चीन की टीम ने स्कोर को बराबर करने की भरसक कोशिश की, लेकिन विरोधी टीम भारतीय डिफेंस को भेदने में नाकाम रही। आपको बता दें कि भारतीय महिला हॉकी टीम इस पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी
और भारतीय टीम ने लगातार दूसरी बार ये खिताब जीता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर उपचुनाव के दौरान धांधली का आरोप लगाते हुए एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में मुजफ्फरनगर के ककरौली इलाके में एक पुलिसकर्मी को एक मतदाता पर पिस्तौल ताने हुए देखा जा सकता है। इस वायरल वीडियो को लेकर अखिलेश यादव का कहना है कि कुछ पुलिस अधिकारी भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे। पुलिस अधिकारी वोटर्स को धमका रहे थे और उन पर हाथ भी उठा रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अखिलेश यादव ने मांग की है कि ऐसे पुलिस अधिकारियों को चिन्हित किया जाए और उनको तत्काल निलंबित किया जाए। समाजवादी पार्टी की मांग पर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेनवा का कहना है कि इस मामले में 5 अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित कर दिया गया है। निलंबित किए गए अधिकारियों में 2 अधिकारी मुजफ्फरनगर, 2 अधिकारी कानपुर और 1 अधिकारी मुरादाबाद के हैं। चुनाव अधिकारी का कहना है कि आयोग के गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। अखिलेश यादव द्वारा शेयर किए गए वायरल वीडियो पर मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह ने बयान दिया है। मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह का कहना है कि जनपद मीरापुर विधानसभा के आज 20 नवंबर को उपचुनाव में थाना ककरौली का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक इंस्पेक्टर जो कि थाना अध्यक्ष ककरौली हैं, वह दंगा नियंत्रण कर रहे हैं। ये वीडियो आती है और इसको एक साजिश के तहत वायरल किया जा रहा है। यूपी उपचुनाव में सामने आ रही हिंसा और गड़बड़ी की खबरों के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट कर कहा है कि हमारी उन सभी मतदाताओं से अपील है कि वे फिर से जाकर वोट डालने की कोशिश करें जिनको पहले वोट डालने से रोका गया था। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार जी से बात होने के बाद वीडियो और फोटो सबूतों के आधार पर भ्रष्ट और पक्षपाती पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और बाकी दोषी अधिकारी निलंबित होने वाले हैं। अतः आप बेखौफ होकर जाएं और लाइन में लग जाएं। समय सीमा शाम के 5 बजे से पहले जितने भी मतदाता लाइन में लग चुके होंगे उन सबको वोट डालने दिया जाएगा। इसलिए आप 5 बजे तक जाकर लाइन में लगकर वोट डालने के लिए घर से जरूर निकलें। अखिलेश यादव ने अपने अन्य ट्वीट में आरोप लगाया कि इब्राहिमपुर में वोट डालने से रोकने के लिए महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार एवं भाषा का प्रयोग करने वाले एसएचओ के खिलाफ तत्काल निलंबन की कार्रवाई हो। मीरापुर के ककरौली थाना क्षेत्र के एसएचओ को चुनाव आयोग द्वारा तुरंत निलंबित किया जाए क्योंकि वो रिवॉल्वर से धमकाकर वोटर्स को वोट डालने से रोक रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने इसका एक वीडियो भी एक्स पर साझा किया है। समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश उपचुनावों में मतदाताओं की जांच करने और उन्हें वोट डालने से रोकने के अपने दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए पुलिस कर्मियों को निलंबित करने पर कहा कि क्या पुलिस किसी को वोट डालने से रोकती है? वे अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? वे ऐसा अब कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करने का निर्देश दिया गया है। वे भाजपा के दबाव के कारण ऐसा कर रहे हैं। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री का कहना है कि शिक्षकों के तबादले की नीति को लागू करने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिक्षकों के आक्रोश को देखते हुए सरकार ने इस नीति में कुछ बदलाव करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि शिक्षकों की तबादले की नीति को दिसंबर से लागू किया जाना था। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार पत्रकारों से बात करते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सभी शिक्षकों की पोस्टिंग और ट्रांसफर को एक साथ किया जाएगा। पुराने शिक्षकों के लिए जरूरी 5 पात्रता परीक्षा के पूरे होने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार इस नीति में मौजूद कुछ असमानताओं को दूर करने के लिए बदलाव भी करेगी। मौजूदा नीति में जो भी समस्याएं हैं उनको दूर किया जाएगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी विभागों में 50% वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार राज्य में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी क्रम में दिल्ली सचिवालय में वर्क फ्रॉम होम को लेकर बैठक हुई। गोपाल राय के बयान के मुताबिक बैठक में तय हुआ कि दिल्ली सरकार के तहत आने वाले आपातकाल विभागों को छोड़कर
सभी विभागों में 50% वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाएगा। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और ऑफिसों से भी अपने यहाँ 50% वर्क फ्रॉम होम लागू करने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने ऑफिस के समय में बदलाव और कर्मचारियों के ऑफिस आने जाने की सुविधा के लिए शटल बस सेवा का इस्तेमाल करने का भी सुझाव दिया। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आज बुधवार को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में ईडी द्वारा उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनकी याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट से निचली अदालत के आदेश को इस आधार पर खारिज करने का निर्देश देने की मांग की कि विशेष न्यायाधीश ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए किसी मंजूरी के अभाव में आरोप पत्र पर संज्ञान लिया, जो कथित अपराध के समय लोक सेवक थे। ईरान प्रशासन का कहना है कि तेहरान विश्वविद्यालय में अपने कपड़े उतारने वाली लड़की को किसी भी मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि नवंबर की शुरुआत में ही तेहरान के आज़ाद विश्वविद्यालय के रिसर्च विंग में एक लड़की ने अपने कपड़े उतारकर प्रदर्शन किया था। बाद में उन्हें हिरासत में भी लिया गया। प्रदर्शन करने वाली लड़की का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल था। छात्रों के एक संगठन ने इस लड़की को गिरफ्तार किए जाने का वीडियो सबसे पहले जारी किया था। इस छात्र संगठन ने ये भी कहा था कि आहू दरियाई के हिजाब ना पहनने की वजह से सिक्योरिटी एजेंटों से कहासुनी हुई थी और इसके विरोध में उन्होंने कपड़े उतारे थे। बता दें कि आहू दरियाई को हिरासत में लिए जाने का कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी विरोध किया था और उन्हें तुरंत रिहा करने की मांग की थी। वहीं अब ईरान के न्याय विभाग के प्रवक्ता असगर जहांगीर ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि वह बीमार थी और उन्हें अस्पताल भेज दिया गया था। बाद में उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया। उनके खिलाफ कोई भी न्यायिक मुकदमा दाखिल नहीं किया गया है। अमेरिका ने यूक्रेन की राजधानी कीव में अपने दूतावास को अस्थायी तौर पर बंद करने का फैसला किया है। यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में बताया कि उसे 20 नवंबर को बड़े हवाई हमलों की पुख्ता सूचना मिली है और सावधानी बरतते हुए यह कदम उठाया गया। इस बयान में कहा गया है कि सुरक्षा के लिहाज से दूतावास बंद रहेगा और इसके कर्मचारियों को सुरक्षित ठिकानों में शरण लेने को कहा गया है। अमेरिकी दूतावास ने सलाह दी कि हवाई हमलों का अलर्ट मिलते ही अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित ठिकानों में चले जाना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।